हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शेक्सपियर के सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक पढ़ने वाले हैं कि शेक्सपियर के जो प्लेस के सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनसे रिलेटेड जो म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स हैं, जैसे हमने लाइनें तो पढ़ ली है ना कि कितने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके सॉन्ग्स मतलब शेक्सपियर के प्लेस के जो सॉन्ग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम वही सॉन्ग्स डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी है, पहले हम थ्योरी इसकी डिस्कस कर लेंगे, देन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सॉन्ग्स आर म्यूज़िक इन शेक्सपियर प्लेस। शेक्सपियर के प्लेस के सॉन्ग्स और म्यूज़िक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो सॉन्ग है, जो सबसे पहला सॉन्ग है, द सॉन्ग फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स द रेज। ये सॉन्ग है, ये कोई लाइनें नहीं हैं, ये सॉन्ग है। और अकड़ इन सिम्बलिन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, सिम्बलिन में ये लाइनें आती हैं। किस एक्ट और सीन में आती हैं, तो एक्ट 4 एंड सीन 2 में ये लाइनें आती हैं। इट इज़ संग बाई गाइडेरियस एंड अरवीरागस। तो ये सॉन्ग गाता कौन है, ये गाइडेरियस और अरवीरागस गाता है। ये दोनों रहते कौन है, ये जो गाइडेरियस और अरवीरागस ये दोनों हैं कौन, तो सन्स ऑफ सिम्बलिन। ठीक है, ये सिम्बलिन के बेटे होते हैं। ओवर द डेड बॉडीज ऑफ क्लॉटल एंड फिडल। ये किसके बॉडीज़ पर गाते हैं, तो क्लॉटल और फिडल की डेड बॉडी पड़ी रहती है सामने, उन्हीं की बॉडीज़ पर गाइडेरियस और अरवीरागस दोनों ये सॉन्ग गाते हैं, याद रखना है। लेकिन एक्चुअल में वो जो बॉडी पड़ी रहती है, उस बॉडी में किसी एक की बॉडी किसकी रहती है, एक्चुअली इमोजन डिस्गाइज एज अ बॉय हु इज़ नॉट रियली डेड बट मेयरली ड्रग्ड। द सॉन्ग सजेस्ट दैट द गुड थिंग अबाउट बीइंग डेड इज़ दैट यू नो लॉन्गर नीड टू फियर द हार्डशिप ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो गीत है, ये जो सॉन्ग है, ये सिम्बलिन एक्ट 4 सीन 2 में होता है। इसे गाइडेरियस और अरवीरागस जो सिम्बलिन के बेटे हैं उनके द्वारा क्लॉटल और फिडल के डेथ पर गाया जाता है। अब क्लॉटल फिडल में एक इमोजन की भी बॉडी रहती है जो वास्तव में इमोजन है, जो एक लड़के के रूप में डिस्गाइज कर लेती है। इमोजन क्या होती है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक लड़के के रूप में, और वास्तव में वो मतलब मरी नहीं होती है, बस ड्रग्ड रहती है। तो ऐसा, लेकिन ये लोग मानते हैं कि वो कोई फिडल है, क्लॉटन है, यानी कि कोई आदमी है जो कि मर चुका है और उसी पे वो गा रहे, लेकिन एक्चुअल में वो इमोजन रहती है। ठीक है, तो याद रखना, उन्हीं के सौ पर ये लोग गाते हैं। और इस गीत का संदेश ये है कि मरने के बाद जो व्यक्ति है, मरने के बाद व्यक्ति के जीवन के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मीन्स कहने का मतलब है, ये गाने का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति इंसान मर जाता है तो अगर वो जिंदा है तो बहुत सारी मुश्किलें उसके जीवन में आती हैं ना, बहुत सारी मुश्किलों का वो सामना करता है, कहीं टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं सामना करता है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो सारी परेशानियों से वो मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इस गीत का ये है। ओके, तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा गाना किसने गाया, कि किस एक्ट में है, किस प्ले में है, क्यों गाया गया, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल गया है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो सॉन्ग है इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलो सॉन्ग, जिसे हम विलो सॉन्ग के नाम से जानते हैं। तो विलो सॉन्ग क्या है, द पुअर सोल इज सैड साइंग बाय अ सिकामोर ट्री सिंग ऑल अ ग्रीन विलो। ठीक है, ये एक गाना है, ये भी एक गीत है। इज एन एनोनिमस एलिजाबेथन और अर्लियर सॉन्ग यूज टू ओथेलो इन एक्ट 4 सीन 3। इट इज संग बाय डेस्टिमोना टू इमेलिया when the former begins to fear her jealous husband। तो ये भी याद रखना है, जो विलो सॉन्ग है, ये जो गाना है, ये एक अनाम एलिजाबेथन युग का था, यानी कि उससे पहले का गीत है, यानी कि एलिजाबेथन युग के पहले जो रहा होगा युग, उसके पहले का ये गीत है जो ओथेलो में उपयोग किया गया था। ठीक है, याद रखना है, जो ओथेलो में आया था ये गाना और एक्ट 4 सीन 3 में आया था। डेस्डिमोना ने इस गाने को गाया था, इमिलिया के सामने गाया था, उस समय इमिलिया सामने थी और डेस्डिमोना ने ये विलो सॉन्ग गाया था। कब गाया था, जब डेस्डिमोना को अपने पति ओथेलो की ईर्ष्या का डर लगने लगा था। उसको लगा था कि ओथेलो क्या था, बहुत ईर्ष्या करता था ना, बहुत ज़्यादा उसको आभास हो गया था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और इस कारण वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर ये विलो सॉन्ग इमिलिया के सामने गाती है, याद रखना है। इस गीत में डेस्डिमोना अपने दुख और निराशा को व्यक्त करती है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो आपका है, अगली लाइन है, अगला जो सॉन्ग है, इट वॉज अ लवर एंड हिज लेस। ये भी एक सॉन्ग है, अकर्ड इन एक्ट 5 सीन 3 एज यू लाइक इट। ये सॉन्ग जो है ये एक्ट 5 सीन 3 में आता है और ये किस में आता है, एज यू लाइक इट में। टच स्टोन रिक्वेस्ट द 2 पेजेस सिंग अ लव सॉन्ग एज ही प्रिपेयर्स टू वो ऑड्रे।
A country girl, it is a kind of glorious celebration of young love in spring time। तो ये याद रखना है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो गीत है, ये एज यू लाइक इट के एक्ट 5 सीन 3 में आता है। एक्ट 5 सीन 3 में आता है। और ये टच स्टोन ऑड्रे नामक एक लड़की है, एक ग्रामीण लड़की है, उसे लुभाने की तैयारी करते समय दो पेज रहते हैं, उसको गाने के लिए ये गीत कहता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है गाने के लिए। और ये गीत वसंत के समय में युवा प्रेम का आनंद और उसका उत्सव मनाती है। तो याद रखना है, ठीक है। ये जो गीत है एज यू लाइक इट में है, टच स्टोन 2 पेजेस को गाने के लिए कहता है। और किसको लुभाने के लिए? ऑड्रे को। ऑड्रे कौन रहती है? एक कंट्री गर्ल रहती है, ठीक है। एट लास्ट वो अंत में शादी भी करता है ना उसी से, ऑड्रे से। नेक्स्ट जो सॉन्ग है आपका, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। अगला जो आपका सॉन्ग है ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। ये जो सॉन्ग है ये एक्ट 2 सीन 3 में आता है, 12th नाइट में आता है ये सॉन्ग। और फेस्टे द क्लाउन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन सर टॉबी ब्लेच, सर एंड्रयू एगेची conspired with फेस्टे एंड मारिया टू इंसल्ट मोलविलियो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो सॉन्ग है आपका ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ये जो सॉन्ग है ये 12th नाइट के एक्ट 2 सीन 3 में आता है, याद रखना है, ठीक है। और इस सॉन्ग को फेस्टे नामक जोकर गाता है। ये सॉन्ग कौन गाता है? फेस्टे गाता है, जो कि एक क्लाउन रहता है। किसका क्लाउन रहता है? एज यू लाइक इट का क्लाउन रहता है, ठीक है। और कब गाता है? जब सर टॉबी ब्लेच आपके हो गए, एंड्रयू एगेचिक हो गए, मालविलियो का अपमान करने का योजना बना रहे होते हैं, उस समय ये गीत गाता है। और इस गीत में प्रेम की अस्थिरता और क्षणभंगुरता को दिखाया गया है। तो ये गीत कब गाता है? जब ये लोग पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं मालविलियो को मजाक करने का, जो उन्होंने मजाक किया भी था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो सॉन्ग है नेक्स्ट है व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ द हार्ट डोथ वुंड। व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ द हार्ट डोथ वुंड, ये जो लाइनें हैं आपकी, ये रोमियो एंड जूलियट में आती हैं। मतलब ये जो सॉन्ग है ये रोमियो जूलियट में आता है। एक्ट 4 सीन 5 में ये लाइनें आती हैं, याद रखना है, एक्ट 4 सीन 5 में। द सॉन्ग इज, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो सॉन्ग है आपकी, ये सॉन्ग है रोमियो एंड जूलियट में आता है, एक्ट 4 सीन 5 में। द सॉन्ग इज संग बाय पीटर ऑन द फेंड डेथ ऑफ जूलियट। द सॉन्ग प्रोवाइड्स अ कॉमिक रिलीफ। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सॉन्ग है आपका व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ इन हार्ट डोथ वुंड, ये जो सॉन्ग है ये रोमियो जूलियट में आता है, एक्ट 4 सीन 5 में आता है। इसे पीटर द्वारा गाया जाता है। ये गाता कौन है? पीटर गाता है, याद रखना है, ये पीटर गाता है। और जूलियट की जो झूठी मृत्यु होती है उस पर गाता है, याद रखना है। तो जूलियट की झूठी मृत्यु पर वो गाता है, ठीक है। इस गीत का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, दर्शकों को कुछ हास्य और हल्कापन प्रदान करना, जो नाटक की गंभीरता को कुछ हद तक कम करता है। तो ये गीत इसलिए गाया जाता है कि जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा हल्का प्रदान करना, यानी कि बहुत सीरियस दिखाया जा रहा है, अचानक से कॉमेडी, एक कॉमिक रिलीफ दे देना। बहुत ही सीरियस मूवी चल रही हो और अचानक से हम बहुत ज़्यादा गंभीर हो जा रहे हैं, सीरियस हो जा रहे हैं, देखते देखते हमारे आंख से आंसू भी गिरने लग जा रहे हैं, इतनी सीरियस सीन आ जाती है। लेकिन अचानक से कॉमिक रिलीफ दे देते हैं, कॉमेडी सीन आ जाती है। तो इसीलिए उसी को राहत दिलाने के लिए इस गाने को गाया गया है। किसने? पीटर ने गाया है, ठीक है, याद रखना है। अगला जो सॉन्ग है रॉबर्ट जॉनसन, सबसे पहले जानेंगे हम यहाँ पे। रॉबर्ट जॉनसन कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 सॉन्ग टू द टेम्पेस्ट। तो 2 सॉन्ग टेम्पेस्ट को दिया गया था। किसने दिया था? रॉबर्ट जॉनसन ने दिया था। इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये हो जाएगा, ये पॉइंट का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रॉबर्ट जॉनसन द टेम्पेस्ट को 2 गाना दिए थे। पहला गाना क्या था? फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज। पहला गाना था फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज, ये पहला सॉन्ग है। दिस सॉन्ग अकर्ड इन एक्ट 1 सीन 2 में आया था एंड वॉज संग बाई एरियल द्वारा गाया गया है। ये भी सॉन्ग किसके द्वारा गया है? एरियल द्वारा गाया गया। एरियल टू टेम्प्ट फर्डिनेंड द प्रिंस ऑफ नेपल्स टू प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर। पूरा मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये जो सॉन्ग है, याद रखना है कि ये जो सॉन्ग है ये एरियल के द्वारा गाया गया है। क्यों गाया गया है? फर्डिनेंड, जो फर्डिनेंड है प्रिंस ऑफ नेपल्स का जो राजकुमार रहता है फर्डिनेंड, उसे लुभाने के लिए, ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि उसे खुश करने के लिए, और प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को खुश करने के लिए ये गाना गाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फुल फैदम 5। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपने देखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल फैदम 5 इज़ ऑल्सो अ लिरिकल पोयम बाई सिल्विया प्लाथ। ये याद रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक फैक्ट मिल जा रहा है कि फुल फैदम 5 ये एक लिरिकल पोयम भी है
और ये पोयम यहीं से ली गई है, ठीक है, यहीं से ली गई है। जैसे ये लाइनें, उसी लाइनें को उठा के एक पोयम की लाइन बना दिया गया है, लिरिकल पोयम, जिसकी सिल्विया प्लाथ की है, ठीक है। सेकंड जो गाना किसने दिया था, रॉबर्ट जॉनसन ने। सेकंड गाना कौन से दिया था, सेकंड सॉन्ग था वेयर द बीज शक्स देयर शक। दिस सॉन्ग अकर्ड इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट। ये भी सॉन्ग एक्ट 5 सीन फर्स्ट में ही है, टेम्पेस्ट में है। एंड वॉज ऑल्सो संग बाई एरियल, और इसे भी एरियल के द्वारा ही गाया गया है, प्रॉस्पेरो टू एंटरटेन हिम वाइल ही वॉज ड्रेसिंग। तो ये याद रखना है कि वेयर द बीज शक्स देयर शक, ये जो सॉन्ग है ये एक्ट 5 सीन 1 में आता है, जब प्रॉस्पेरो कपड़े चेंज कर रहा होता है, ड्रेसिंग करता रहता हो, उसी समय एरियल द्वारा गाया जाता है। ये सॉन्ग प्रॉस्पेरो के मनोरंजन के रूप में गाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो 2 सॉन्ग इसमें है, किसने दिया था, रॉबर्ट जॉनसन ने दिया था। और ये लाइनें फुल फैदम पाई, ये एक लिरिकल पोयम भी है सिल्विया प्लाथ की। दूसरा सॉन्ग ये आपका है, ध्यान रखना है, ये सॉन्ग दूसरा है, ठीक है। ये भी आपकी आती है, किस में आता है, 1 मिनट, ये भी आपका टेम्पेस्ट में आता। दोनों सॉन्ग मतलब दोनों सॉन्ग ही एरियल ही गाता है। पहला सॉन्ग लुभाने के लिए फर्डिनेंड को और प्रॉस्पेरो उसकी बेटी को। दूसरा सॉन्ग जो गाता है वेयर द बीज सक्स, ये जब प्रॉस्पेरो ड्रेसिंग कर अपना कपड़ा चेंज करता है, उसमें एंटरटेन करने के लिए वो गाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो सॉन्ग है आपका, आई सी वॉट दाउ वेट इफ फॉर्चून दाई फो, ठीक है। ये भी एक सॉन्ग है, वेयर नेचर दाई फ्रेंड विच रेफर्स टू पॉपुलर बैलेड फॉर्चून माई फो बाई जॉन डोलैंड एंड थॉमस मोरले अकर्ड इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो ये यहाँ पे देखना है कि ये जो आई सी वॉट दाउ वेट इफ फॉर्चून दाई फो वेयर नेचर दाई फ्रेंड, यहाँ तक पूरा है ये सॉन्ग। ये सॉन्ग यहाँ से आई सी से लेके दाई फ्रेंड तक है, पूरा है, ठीक है, याद रखना है। ये जो सॉन्ग है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में हमें मिलता है, एक्ट 3 में मिलता है, सीन नहीं है, एक्ट 3 में आता है। और ये जो लोकप्रिय गाथा गीत है, यानी कि पॉपुलर बैलेड फॉर्चून माई फो का संदर्भ देता है। ये किसे रेफर करता है, जब हम ये गाना सुनते हैं, ये सॉन्ग सुनते हैं फॉर्चून दाई फो, तो ये किसे रेफर करता है, ये एक पॉपुलर बैलेड है फॉर्चून माई फो, ये उसे संदर्भ करता है, जिसको किसने लिखा है, जॉन डोलैंड और थॉमस मोरले ने लिखा था, ठीक है। यानी कि फॉर्चून माई फो ये किसने लिखा था, जॉन डोलैंड एंड थॉमस मोरले ने लिखा था, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो सॉन्ग है आपका, द सॉन्ग टेक अवे ओ टेक अवे अकर्ड इन मेजर फॉर मेजर, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आता है, ठीक है, याद रखना है कि टेक अवे ओ टेक अवे ये गाना कहाँ पे आता है, तो ये मेजर फॉर मेजर में आता है, ये याद रखना है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आता है। इट वॉज संग बाय अ बॉय टू मैरियाना, ये कौन गाता है, ठीक है, ये कौन गाता है, एक लड़के द्वारा मेरियाना के लिए गाया जाता है। एक लड़का रहता है जो मेरियाना के लिए गाता है। द वुमेन हुम एंजेलो प्रॉमिस टू मैरी बिफोर लिविंग हर, जिसे एंजेलो पहले शादी करने के लिए वादा करता है, बाद में उसे धोखा दे देता है, छोड़ देता है, और उसी मेरियाना के लिए एक लड़का ये गाना गाता है। द सिंगर आस्क अ फॉल्स बिलवेड टू गो अवे फ्रॉम, सिंगर उससे क्या कहता है, सिंगर उसे क्या कहता है, सिंगर उसे कहता है कि एक झूठे प्रेमी से दूर जाने की प्रार्थना करता है। ये गाने का मतलब है, वो जो सिंगर गाता है ये गाना उस मेरियाना के लिए गाता है कि तुम एक झूठे प्रेमी के चक्कर में हो, उससे दूर हो जाओ, ऐसा गाता है, ठीक है। इट वॉज हाईली प्रेस्ड बाई ए हाउसमैन, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को ना सबसे ज़्यादा प्रेज किसने किया, हाईली प्रेज, इसकी तारीफ ए हाउसमैन ने की है। और वहीं पे देखेंगे 1933 में लेस्ली स्टीफन लेक्चर्ड ऑन द नेम एंड नेचर ऑफ पोइट्री वेयर ही कोटेड दीज लाइन्स एंड कॉल्ड देम नॉनसेंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस लाइन को टेक अवे, इस लाइन को ए हाउसमैन ने सबसे ज़्यादा प्रेज किया है, ये याद रखना है, ए हाउसमैन ने सबसे ज़्यादा प्रशंसा की है। और वहीं पे देखेंगे 1933 में लेस्ली स्टीफन ने क्या किया है, अपने वर्क नेम एंड नेचर ऑफ पोइट्री, इनका वर्क है नेम एंड नेचर ऑफ पोइट्री में उन्होंने इस पर एक व्याख्यान दिया है। इस लाइन को उन्होंने कोट किया है, इस लाइन को उन्होंने कोट किया है और इसे नॉनसेंस कहा है। किस लाइन को, इसी लाइन को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लाइन को इन्होंने नॉनसेंस भी कहा है, लेकिन बाद में इन्होंने रेविशिंग पोइट्री भी कहा है, वेरी समिट ऑफ लिरिकल अचीवमेंट भी कहा है। तो दोनों याद रखना है, पहले तो उन्होंने बकवास कहा है, बाद में उन्होंने मनमोहक कविता भी कही है और गीतात्मक उपलब्धि का शिखर भी कहा है। तो ये याद रखना, काफ़ी पॉइंट है इसमें, आपको PDF मिल जाएगा तो आपने इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पॉइंट है इसमें।
अगला जो है आपका नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आते हैं 9 पे। 9वां जो सॉन्ग है आपका द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये जो सॉन्ग है ये कहाँ पे आता है, एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 5 में ये सॉन्ग आती है। एमिन सैंग द फर्स्ट 2 वर्सेस। इस सॉन्ग के जो फर्स्ट 2 वर्सेस है, यानी कि फर्स्ट 2 जो वर्सेस है, लाइनें हैं, वो किसने गाया है, एमिन्स ने गाया है। इंपॉर्टेंट, अभी तक हम जानते थे कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसको सिर्फ एमिन्स ने गाया है, लेकिन इसको जैक्स ने भी गाया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमिन्स ने फर्स्ट 2 वर्सेस, इसके जो फर्स्ट 2 वर्सेस है वो एमिन्स ने गाया है, और जैक्स सैंग्स द थर्ड, इसका जो थर्ड वर्सेस है वो जैक्स ने गाया है, ठीक है। द फ्रेज अंडर द ग्रीनवुड ट्री ओरिजिनेटेड इन रॉबिन हुड बैलेट्स। तो ये याद रखना है, ये जो फ्रेज है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसको ओरिजिनेट कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, तो रॉबिन हुड बैलेट्स में ये ओरिजिनेट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉबिन हुड गाथा गीतों से ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है। वी उस पर लिखा था वी बी यो मेन ऑफ दिस फॉरेस्ट अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये याद रखना है। दिस सॉन्ग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ एडेनिक पेस्टोरल सेटिंग ऑफ द प्ले विच encourages द पीपल टू लीव द बस्टलिंग वर्ल्ड ऑफ द कोर्ट एंड कम एंड एंजॉय द पैराडाइज इन द वुड्स। तो इस सॉन्ग का क्या मतलब है, तो इतना याद रखना है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये एज यू लाइक इट में है। इसका जो फर्स्ट 2 वर्सेस है एमिन्स ने गाया है, और थर्ड वर्सेस इसका किसने गाया है, जैक्स ने गाया है। और याद रखना है, ठीक है। और ये जो फ्रेज है ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, रॉबिन हुड बैलेट्स में ये उत्पन्न हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो गीत है ये जंगल, अब ये सॉन्ग का क्या मतलब हुआ, ये जो सॉन्ग है ना, ये जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का उत्सव मनाती है, ठीक है। और जो शहर की हलचल भरी ज़िंदगी से दूर एक आरामदायक जीवन का प्रतीक है ये सॉन्ग, जो कि जंगल में रहता है, तो ये चीज़ बताती है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो सॉन्ग है आपका, अगला जो सॉन्ग है द सॉन्ग व्हेन डेजीज पाइड एंड द वॉयलेट्स ब्लू, ठीक है, डेजी, ठीक है, व्हेन डेजीज पाइड एंड द वॉयलेट्स ब्लू। अगला है जो नेक्स्ट सॉन्ग है, ये सॉन्ग कहाँ पे आता है, लव्स लेबर लॉस्ट में आता है ये सॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्प्रिंग, जिसे स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है इस सॉन्ग को। एंड डिटेल्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स साइनिक ब्यूटी। इट इज़ संग अबाउट द वाइफ्स चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड ड्यूरिंग स्प्रिंग। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइनें आपकी व्हेन डेजीज पाइड एंड द वॉयलेट्स ब्लू, ये जो लाइनें हैं, ये जो गीत है, ये लव्स लेवल लॉस्ट में आता है, जिसे स्प्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे स्प्रिंग भी कहा जाता है। और ये वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। ये सॉन्ग जो है ये वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है, और साथ ही इस दौरान वो पत्नियों द्वारा अपने पतियों को धोखा देने का संकेत भी देता है, ठीक है। यानी कि पत्नियों को संकेत देता है कि उसके पति उसे धोखा दे सकते हैं, ये सॉन्ग ये भी संकेत देता है। ओके, तो याद रखना है। एंड नेक्स्ट 1 पे आएंगे, अगला जो आपका सॉन्ग है द सॉन्ग ओ मिस्ट्रेस माइन। ये भी सॉन्ग है, ये 12th नाइट में आता है ये सॉन्ग, एक्ट 2 सीन 3 में ये सॉन्ग है, और इट वॉज संग बाई फेस्टे। इसे किसने गाया है, फेस्टे के द्वारा गाया जाता है। ही टेल्स अ मिस्ट्रेस दैट ही शुड स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट मैन टू कम अलोंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिस्ट्रेस शुड सेटल फॉर हिम बिकॉज ही इज़ देयर फॉर हर एज द राइट पर्सन टू लव। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सॉन्ग है ओ मिस्ट्रेस माइन, यहाँ पे फेस्टे अपने बिलबेड के लिए गाता है, अपने बिलबेड के लिए गाता है, कहता है, मतलब अपने बिलबेड से ही कहता है कि उसे सही व्यक्ति का इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए। मतलब उसकी बिलबेड क्या है, उसकी बिलबेड अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है, जो एक सही पर्सन का इंतज़ार कर रही है। तो फेस्टी इस गाने से कह रहा है अपनी बिलबेड से कि उसे सही व्यक्ति का इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि फेस्टी पे मुझ पर ध्यान दो, तुम जो सही व्यक्ति का ध्यान दे रही हो कि सही व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में आएगा, ये सब छोड़ दो, तुम्हारे सामने सही व्यक्ति है, यानी कि मैं हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो। ये फेस्टी का कहना है इस सॉन्ग के ज़रिए, ठीक है, कि उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए सही व्यक्ति है, वही सही व्यक्ति है, ठीक है। दिस सॉन्ग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डिम। ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, एक कार्पे डिम का उदाहरण है। वेयर ही टेल्स हिज बिलबेड टू इन द प्रेजेंट, जहाँ वो अपनी बिलबेड से, अपनी प्रेमिका से वर्तमान में जीने और किसी एंड स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड लव इन अनदर प्लेस, जहाँ वो अपनी बिलबेड से क्या कहता है, अपनी प्रेमिका से कहता है कि वर्तमान में जियो और किसी दूसरी जगह पर प्यार पाने की कोशिश मत करो, वर्तमान में ही जियो, वर्तमान में मैं हूँ, मेरे साथ जियो, बल्कि किसी दूसरी जगह अपने प्यार ढूंढने के लिए मत जाओ। ये गाने के जरिए फेस्टे कहता है, ठीक है, याद रखना है।
अगला जो आपका सॉन्ग है 12 पे आ गए हैं हम, ज़्यादा नहीं है इसमें, 14 सॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सॉन्ग अगर निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा शेक्सपियर का सॉन्ग आ जाएगा, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सॉन्ग है। द सॉन्ग ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। अगला जो सॉन्ग है द ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड अकर्ड इन एज यू लाइक इट। ये कहाँ पे आती है सॉन्ग? ये एज यू लाइक इट में आता है, एक्ट 2 सीन 2 में आता है। लॉर्ड एमिन्स, ये कौन गाता है? लॉर्ड एमिन्स गाता है, जो कि एक म्यूजिशियन होता है। सिंग्स बिफोर ड्यूक सीनियर्स कंपनी। ये कहाँ गाता है? ड्यूक सीनियर कंपनी के सामने ही गाता है, यानी कि ड्यूक सीनियर के सामने ही गाता है, ठीक है। इट इज़ अ लिरिकल पोयम अबाउट लाइफ एंड फुलिशनेस। ये क्या होता है? ये जीवन और मूर्खता के बारे में एक गीतात्मक कविता है। ये जीवन और मूर्खता के बारे में एक लिरिकल पोयम है। इट वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द प्ले इन फर्स्ट फोलियो। तो इसे पहली बार इंक्लूड किया गया था प्ले में, और फर्स्ट फोलियो में इसे पहली बार इंक्लूड किया गया था। इट इज़ अबाउट द नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्रेजेंट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यूमन नेचर विद द हार्श विंटर विंड अलॉन्ग द बिटर रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इतना हम जान गए हैं कि ये जो सॉन्ग है ये लॉर्ड एमिन्स गाता है, जो कि एक म्यूजिशियन है, ड्यूक सीनियर के सामने गाता है। ये जीवन और मूर्खता के बारे में एक लिरिकल पोयम है, और इसे पहली बार फर्स्ट फोलियो में प्ले में शामिल किया गया था। और ये मनुष्य के नकारात्मक गुण यानी कि नेगेटिव गुण के बारे में है, ठीक है। ये जो सॉन्ग है, ओके, इतना याद रखना है, ये मनुष्य के नकारात्मक गुण के बारे में है, ओके, जो कठोर सर्दियों की हवा के साथ मानव स्वभाव के विपरीत है। और इसमें कुछ है नहीं, और भी इसमें अगर देखा जाए तो ये जो गीत है ये जीवन की कठोर वास्तविकताओं और मानवीय स्वभाव की तुलना कठोर सर्दियों की हवा से करता है। ये नकली दोस्तों से होने वाले दर्द के बारे में भी बात करता है, ठीक है। ये जो गीत है याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो सॉन्ग है द सॉन्ग व्हेन आई वॉज अ लिटिल टीनी। नेक्स्ट जो सॉन्ग है व्हेन आई वॉज अ लिटिल टीनी इन एज यू लाइक इट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एपिलॉग इन एक्ट 5 सीन 1। तो ये जो सॉन्ग है व्हेन आई वॉज अ लिटिल टीनी, ये एज यू लाइक इट में आता है, और ये एक्ट 5 सीन 1 में आता है। ये एपिलॉग का ही पार्ट है। इट इज़ द अज्यूम द रॉबिन आर्मिन अ नोटेड सिंगर एंड क्लाउन, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि ये रॉबिन आर्मिन ही है, जो कि एक सिंगर भी है, एक क्लाउन भी है, एंड फर्स्ट एक्टर टू प्ले, और पहला एक्टर भी है जिसने फेस्टी की भूमिका निभाई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि फेस्टी की भूमिका किसने निभाई थी? उसका नाम है रॉबिन आर्मिन। तो ये याद रखना है, जो कि एक सिंगर, क्लाउन और पहला एक्टर था जिसने फेस्टी का रोल निभाया था, और इस सॉन्ग को उसने कंपोज किया है, यानी कि रॉबिन आर्मी उन्होंने ही कंपोज किया था। इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्जन ऑफ ऑल द वर्ड्स इज़ अ स्टेज। ये एक ऑल द वर्ड्स स्टेज का एक वर्जन है, एक प्रकार का वर्जन है, ठीक है। द विंड एंड रेन आर सिम्बल्स ऑफ लाइफ हार्डशिप। तो इसमें क्या कहा जाता है? जो विंड है, यानी कि जो विंड है, जो हवा है, जो बारिश है, वो लाइफ की मुश्किलों का एक प्रतीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ हवा और बारिश जीवन की कठिनाइयों का क्या है? प्रतीक है, और ये जीवन की कठिन परिस्थितियों का संकेत देता है ये सॉन्ग, ठीक है। जब मैं छोटा था, मैंने सब समझा दिया। इसमें काफ़ी पॉइंट है, आप देख लीजिएगा इसको। एंड लास्ट पे आते हैं। ये लास्ट है आपका सॉन्ग, जो लास्ट है द सॉन्ग साई नो मोर लेडीज़। साई नो मोर लेडीज़ ये आपका मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, एक्ट 2 सीन 3 में आता है, और ये बाल्थसर एड्रेसेस डॉन पेड्रो, ठीक है। ये किसे एड्रेस किया जा रहा है? इस गाने में बाल्थसर ने डॉन पेड्रो को एड्रेस किया है। एंड सिंग दिस सॉन्ग टू कंसोल ऑल द गर्ल्स, और सारी महिलाओं को पुरुषों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद खुशहाल, और मतलब सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को कंसोल भी किया है उन्होंने। किसने? बाल्थसर ने डॉन पेड्रो को एड्रेस भी किया है, और सारी लड़कियों को कंसोल भी किया है इस गाने के जरिए। हु हैव बीन हर्ट बाय मेंस चीटिंग, जिनको धोखा मिला है, आदमियों से जिनको धोखा मिला है, उनको कंसोल भी किया गया है। इट इज़ अ चीयरफुल लिटिल टून। ही ब्लेम्स मेंस नेचर फॉर देयर इनडिस्क्रेशन एंड encourages गर्ल्स टू avoid depression and not get hung up these cheaters but carry on with their lives in a positive and happy frame of mind। तो इस गाने का मतलब क्या है? ये जो गीत है मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, एक्ट 2 सीन 3 में आता है, और ये जो गीत है ये बाल्थसर डॉन पेड्रो को एड्रेस करता है, और लड़कियों को, यानी कि महिलाओं को पुरुषों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी, कि अगर मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको पुरुषों द्वारा धोखा भी दिया जा रहा है, लड़कियों को स्पेशली कहा गया है कि अगर आपको पुरुष धोखा दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको खुशहाल ज़िंदगी जीना है,
यानी कि लाइफ में मूव ऑन करना है, यानी कि उसी की दर्द में रहना है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि उसे मतलब अगर आपको धोखा मिल रहा है, तो कोई भी धोखा लड़की से मिलता है या लड़के से मिलता है, तो आपको क्या करना है, मूव ऑन करना और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, ये नहीं कि उसी के दुख में, उसी के चक्कर में रहना है। तो यहाँ पे बाल्थासार ने डॉन पेड्रो को एड्रेस किया था और उन महिलाओं को भी एड्रेस किया है। तो आई थिंक इतना ही था, हाँ इतना ही था। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने सारे जितने भी सॉन्ग हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग हैं, इसमें मैंने इंक्लूडेड थे और सब कुछ यहाँ पे ले आए हैं। आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, देन हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा थ्योरी से क्लियर होगा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय।